नमस्कार दोस्तों, चैनल पे आपका स्वागत है। तो आज मैं थोड़ा सा रिको और एचएमटी के ऑटोमेटिक घड़ियों के रोटर पर जो इंक प्रिंट होती है उसके बारे में बात करूंगा। बहुत से लोग पूछते हैं सर हमने एक विंटेज घड़ी खरीदी, उसके ऊपर कुछ भी लिखा हुआ नहीं है। तो मैं थोड़ा सा क्लियर करूंगा कि ये एक्चुअली फेड क्यों हो जाता है, जबकि ये घड़ी के अंदर वाला पार्ट है, ये बाहर से नहीं दिखता है। ये केस के अंदर पैक होता है, फिर भी ये क्यों फेड होता है इसके बारे में थोड़ा सा मैं जवाब दूंगा, कुछ बातें क्लियर करूंगा। उम्मीद है आप लोगों को वीडियो पसंद आएगा। यहाँ आप देख सकते हो तस्वीरों में कि ये इस तरीके से फेड हो चुका है, मतलब ये पूरी तरह से उड़ चुका है, ये इंक जो है ख़राब हो चुकी है। तो एक्चुअली होता क्यों है? विदेशी कंपनियां जो महंगी घड़ियां बनाती हैं ना, ज़्यादातर आपने देखा होगा 10,000 से ऊपर की रेंज वाली घड़ियां, उनमें इस तरीके से कार्व किया हुआ होता है। आपको यहाँ ओरिएंट में मैं दिखाने की कोशिश करता हूँ। ये मेरी ओरिएंट घड़ियाँ थी, इसमें दिख रहा होगा आपको मेटल के ऊपर कार्व किया गया है, ये ऊपर से इंक से प्रिंट नहीं किया गया है। तो 10,000 से ऊपर की रेंज वाली बहुत सारी घड़ियों में आपको एक कॉमन मिलता है कि भाई इसमें मेटल जो है उसके ऊपर कार्व किया जाता है, ये प्रिंट नहीं किया जाता है। जबकि हमारी जो 10,000 से नीचे वाली रेंज की जो घड़ियाँ होती थी पहले की, उनमें जैसे यहाँ आपको मैं दिखाने की कोशिश करता हूँ, ये रजत घड़ी, ये मेरी एक पुरानी रजत घड़ी थी। ये थी 1996 की, शायद, मुझे याद नहीं पक्के तौर पे। लेकिन यहाँ आप देख सकते हो कि इसके ऊपर प्रिंट किया हुआ है और पूरी तरह से अच्छे कंडीशन में है, ये ख़राब नहीं हुआ है। अब ये ख़राब नहीं हुआ है इतनी पुरानी घड़ी होने के बावजूद भी। ये 2020 में मैंने बेची थी लॉकडाउन में, मजबूरी में। मैं सेलर नहीं हूँ, मैं क्लियर कर रहा हूँ यहाँ। तो तब भी ये इस तरीके की कंडीशन में था, पूरी तरह से इंक जो है वैसी की वैसी थी। तो ये कैसे बचाना चाहिए ये भी मैं आपको थोड़ा सा बताऊंगा। यहाँ आप देख सकते हो, अच्छी तरीके से आप रीड कर सकते हो, एचएमटी की ज्वेल इंडिया। अब मैं आपको दूसरी मेरी रजत घड़ी दिखाता हूँ, जो कि बाद का मॉडल है, 2002 का। यहाँ आप देख सकते हो कि ये इंक जो है काफ़ी हद तक ख़राब हो चुकी है। यहाँ आपको दिख रहा होगा एचएमटी का जो, आप देख सकते हो कि एचएमटी जो लिखा हुआ है वो भी टेढ़ा हो चुका है, और 21 ज्वेल में से जो 2 का आंकड़ा था वो पूरी तरह से गायब हो चुका है। यहाँ मैं आपको दूसरी एक रिको दिखाने की कोशिश करता हूँ। यहाँ आप रिको देख सकते हो, ये रिको ऑटो जापान 21 ज्वेल्स पूरी तरह से क्लियर लिखा हुआ है। ये घड़ी ऑलमोस्ट 50 साल पुरानी घड़ी है, फिर भी ये अच्छी तरीके से इस पर टिका हुआ है, बचा हुआ है। तो इसका कारण क्या है वो भी आगे समझाऊंगा मैं आपको। यहाँ आप देख सकते हो एक डोनर वॉच है रिको की, वही मूवमेंट है, लेकिन इसके ऊपर का जो इंक है पूरी तरह से उड़ चुका है। तो पहले मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ कि एक्चुअली रोटर होता क्या है, उसमें क्या क्या होता है। ये रिको के 61 सीरीज़ वाली जो मूवमेंट होती है ना, 61 सीरीज़ वाली, उसका रोटर देखिए आप। यहाँ बीच में आपको बेरिंग दिख रही होगी, एचएमटी में भी बेरिंग होती है। ये बहुत छोटे लेवल पे है, जूम कर रहा हूँ इसलिए आपको बड़ा दिख रहा है। ये बेरिंग जो होती है ना, ये बॉल बेरिंग है, इसमें ल्यूब्रिकेंट लगाया जाता है, और सर्विस के वक्त क्या किया जाता है, इस रोटर को जो क्लीन करना पड़ता है, मतलब इन बेरिंग को क्लीन करना पड़ता है। अब मैं यहाँ आपको थोड़ा सा ये माइक्रो मैकेनिज़्म दिखाता हूँ ऑटो वाइंडिंग मैकेनिज़्म का। ये यहाँ बहुत छोटे छोटे गियर्स होते हैं। ये मेरे मोबाइल में शायद ठीक से दिखाई ना दे, क्योंकि मेरा मोबाइल जो है उसका मैक्रो कैमरा 2 मेगापिक्सल का है, जिसमें कुछ भी ठीक से नहीं दिखेगा, इसलिए मैं मैक्रो यूज़ नहीं कर रहा हूँ। यहाँ मैं थोड़ा सा आपको समझाने की कोशिश करूँगा बोल के ही, क्योंकि दिखा पाना मुश्किल है। ये छोटे छोटे जो गियर्स होते हैं और ये पूरा ऑटो वाइंडिंग मैकेनिज़्म होता है, ये रोटर जो होता है, इन्हें एक खास तरीके के लिक्विड में, क्लीनिंग एजेंट जिसे कहा जाता है, उसमें वॉचमेकर डुबाता है, और बाकी पार्ट्स को दूसरे क्लीनिंग एजेंट में वो क्लीन करता है। आपने देखा होगा अक्सर वो एक कांच के जार में, मतलब बर्नी में लिक्विड लेके उसमें ये पार्ट्स डाल देते हैं। ये जो पार्ट्स है ना, इनको क्लीन करना इसलिए ज़रूरी होता है कि जो पहला लुब्रिकेंट है जो ड्राई हो चुका है, उसमें माइक्रो लेवल की धूल जाती है और पार्ट्स को जाम करने लगती है। तो उसे क्लीन करना बहुत ज़रूरी है, और उसे क्लीन करने के लिए जो क्लीनिंग एजेंट यूज़ होता है, वो क्लीनिंग एजेंट एक्चुअली पेंट रिमूवर के जैसा भी काम करता है। इसीलिए अक्सर जब पूरा रोटर उसमें डुबाया जाएगा तो वो पूरी इंक को ख़राब कर देगा, और वो एक बार में नहीं करता है, उसे 3-4 बार करना पड़ता है, तब जाके वो पूरी इंक को फेड कर सकता है। और इसका उपाय यही है कि आप वॉचमेकर से कहिए। एक्सपर्ट वॉचमेकर जो होते हैं वो समझदार होते हैं, वो पूरे रोटर को कभी भी उस लिक्विड में डुबाते नहीं हैं, वो सिर्फ बेरिंग वाला हिस्सा ही डुबाते हैं और उसे क्लीन करते हैं। जो मैंने देखा है इंडिविजुअल वॉचमेकर है बहुत सारे, वो अभी भी पुराना तरीका यूज़ करते हैं, जहाँ वो पूरे रोटर को ही लिक्विड में डाल देते हैं। तो आप उन्हें रिक्वेस्ट कीजिए
कि भाई मुझे ये जो इंक है इसे फेड नहीं होने देना है, तो इसलिए आप पूरा रोटर जो है वो वॉश मत कीजिए उस लिक्विड में। तो अगर आप उनसे रिक्वेस्ट करोगे तो ये प्रॉब्लम जो है दूर हो जाएगा, क्योंकि ये मैंने देखा है रिक्वेस्ट करने के बाद वॉचमेकर जो है आपकी घड़ी के रोटर को संभालते हैं, वो इंक को फेड नहीं होने देते हैं। मैंने कई बार ये रिक्वेस्ट की है, तो इस वजह से मेरी घड़ियों के आप देख सकते हो रोटर पर की जो इंक है वो वैसी की वैसी है। जो HMT की ऑटोमेटिक घड़ियाँ मेरे सर्विस करते हैं वॉचमेकर, वो बहुत एक्सपर्ट है, ऑलमोस्ट 35-40 साल का अनुभव है उन्हें, और इसलिए मेरी जो ज़्यादातर घड़ियाँ आपने देखी होगी उनके ऊपर इंक वैसा का वैसा ही था। हाँ, कभी कभी मुझे दूसरे वॉचमेकर पर डालना पड़ता था, तो ऐसे में ये प्रॉब्लम आता था, जैसे मैंने आपको दिखाया मेरी दूसरी एक रजत के साथ प्रॉब्लम। तो ये मैंने आपको क्लियर कर दिया कि आप वॉचमेकर से रिक्वेस्ट कीजिए कि आप क्लीनिंग एजेंट में पूरा जो है रोटर ना डुबाए। बाकी के पार्ट्स पे क्या होता है, प्रिंट नहीं होती है तो उन्हें डुबाना कोई प्रॉब्लम नहीं आता है, रोटर पे इंक होती है, तो ये रिक्वेस्ट आप कर सकते हो। और देखिए, आपको मैं क्लियर कर दूं कि कुछ लोग जो है उन्हें लगता है कि अगर ये इंक नहीं है तो घड़ी डुप्लीकेट है, तो ऐसा नहीं है। यहाँ मैंने आपको क्लियर किया है, मैंने बहुत पहले एक वीडियो बनाया था मैकेनिकल घड़ियों के मूवमेंट की जानकारी, उसमें भी मैंने ये क्लियर किया था। तो ऐसा नहीं है कि भाई ये जो प्रिंट जो है उड़ चुकी है तो भाई आपकी घड़ी डुप्लीकेट है। मैंने आपको क्लियर कर दिया कि ये क्लीनिंग एजेंट की वजह से होता है। क्लीनिंग एजेंट का और एक साइड इफ़ेक्ट ये भी है कि उसकी जो भाप होती है ना, मराठी में जैसे वाफ कहते हैं या वेपर इंग्लिश में कहते हैं, वो आपके घड़ी के डे वाला जो रेड इंक होती है ना संडे की, उसके साथ भी रिएक्ट करती है। इसलिए आपने देखा होगा अक्सर रीको की जो पुरानी घड़ियाँ होती हैं ना, उनके संडे का कलर जो है वो पूरी तरह से फेड हो चुका होता है। तो ये भी होता है, ये भी मैंने वॉचमेकर से ही जानकारी ली है। बहुत पहले मैं भी सवाल करता था, आप लोगों की जैसे मैं भी सवाल पूछता रहता था, और अक्सर मुझे जो है सवालों के जवाब ठीक से नहीं मिलते थे। कुछ वॉचमेकर बहुत अच्छे होते हैं, तो वो डिटेल में आपसे बात करते हैं और सारे सवालों के जवाब देते हैं। तो ये सारी जानकारी जो है ना, ये एक्सपर्ट वॉचमेकर से ही मैंने बहुत सालों में जमा की है, और ये आप लोगों को मैं देते रहता हूँ अपने वीडियो के ज़रिए। और भाइयों, एक सवाल बहुत कॉमन आता है कमेंट बॉक्स में, कई बार आप लोगों ने देखा होगा कि सर घड़ी को ऑयल कौन सा छोड़ना चाहिए, या ल्यूब्रिकेंट कौन सा यूज़ करें, या कैसे करें। अभी कुछ दिन पहले एक गुजरात के भाई ने मुझे कांटेक्ट किया था, सर ऑयल कौन सा यूज़ करूं। तो मैंने उससे कहा, भाई अगर आप वॉच मेकर हो तो ये बात मैं समझ सकता हूँ, आप एक वॉच कलेक्टर हो, ये आपका काम नहीं है। ये सब जो है बेसिक मेंटेनेंस में नहीं आता है। बेसिक मेंटेनेंस में आपको मैंने दिखाया है कि भाई आप डायल के ऊपर की धूल साफ़ कर सकते हो, आप कांच रिप्लेस कर सकते हो, या आप स्ट्रैप चेंज कर सकते हो। ये सब बेसिक मेंटेनेंस के अंदर आता है। ऐसा होता है कि देखिए, आपकी जो वॉल क्लॉक होती है या आपकी जो अलार्म क्लॉक होती है, उनमें आप जो है ल्यूब्रिकेंट छोड़ते हो, वो अलग चीज़ है। ये है माइक्रो मैकेनिज़्म। इसके ऊपर काम करने के लिए प्रॉपर ट्रेनिंग चाहिए, प्रॉपर टूल्स चाहिए, साथ ही प्रॉपर ल्यूब्रिकेंट चाहिए। उससे लगाने का तरीका भी अलग होता है। इसमें पूरी मूवमेंट को डिसमेंटल करना पड़ता है, पूरी मूवमेंट को क्लीन करना पड़ता है क्लीनिंग एजेंट में। उसके बाद फिर उसे असेंबल करना पड़ता है, सारे ज्वेल्स को सेपरेटली ल्यूब्रिकेट करना पड़ता है, सारे गियर्स को सही तरीके से ल्यूब्रिकेट करना पड़ता है, पिनियन जो होते हैं उन्हें भी सही तरीके से ल्यूब्रिकेट करना पड़ता है। उसके लिए अलग अलग खास विस्कोसिटी वाले ऑयल आते हैं। तो सबसे पहले दिमाग में से ये भ्रम निकालना होगा कि हम लोग जो है वॉल क्लॉक या अलार्म क्लॉक को ल्यूब्रिकेट करते हैं तो हम माइक्रो मैकेनिज़्म पे भी काम कर सकते हैं। तो ये भ्रम आपको सबसे पहले दूर करना होगा। दूसरी बात, कई बार जब लोग ये पूछते हैं कि सर अब हमने ऑयल तो डाल दिया है हमारी घड़ी में और घड़ी जाम हो चुकी है, तो अब क्या करें। मैं उन्हें कहता हूँ सर्विस सेंटर जाइए। सर्विस सेंटर जाने के बाद उन्हें चार्जेस बताए जाते हैं, वो बहुत ज़्यादा होते हैं, क्योंकि ऐसे में सर्विस सेंटर वाले जो है वो आपको काटेंगे। इसलिए मैं कहता हूँ कि सेल्फ़ रिपेयर के चक्कर में ना पड़े। बहुत से लोग मैंने देखा है घड़ी को खोलने की कोशिश करते हैं, डैमेज कर देते हैं। कई बार मैं मुझे बहुत गुस्सा आता है ऐसे लोगों पे। बहुत से वॉच कलेक्टर ऐसे हैं जो खुद ही अपनी घड़ियों की सर्विस करते हैं, लेकिन उन्होंने प्रॉपर ट्रेनिंग ली है, उनके पास प्रॉपर जो है टूल्स का सेट है। उन्होंने पहले स्क्रैप घड़ियों पे, डोनर वॉचेस के ऊपर काम किया है, अनुभव लिया है, फिर ही वो अपनी घड़ियों पे काम करते हैं। ऐसे ही वो कुछ भी नहीं करते हैं। कई बार मैंने व्हाट्सएप पे ऐसा देखा है कि बहुत से लोग मैसेज करते हैं, सर हमने घड़ी में ऑयल छोड़ दिया था और हमारी घड़ी जो है पूरी तरह से जाम हो चुकी है, अब वो मूवमेंट चल नहीं रही है। जैसे अभी कुछ दिन पहले किसी ने मुझे कांटेक्ट किया था कि मैंने अपनी घड़ी का जो है सेकंड का कांटा चेंज किया है, चाबी तो अच्छी तरीके से निकाली, लेकिन फिर से चाबी लगाने की कोशिश जब की तो वो लग नहीं रही है। अब मैं ये सोच रहा हूँ कि यार ये कांटा जो है वो 50 रुपये में किसी भी इंडिविजुअल वॉच मेकर से लगवा सकता था,
HMT के बहुत से वॉश मेकर है जो सेकंड काटे के 50 रुपये लेते हैं फिट करने के। अगर बड़े प्रतिष्ठित सर्विस सेंटर में चले जाता तो 250 से 300 रुपये लेते वो। तो 300 रुपये के लिए कोई अपनी मूवमेंट को इस तरीके से डैमेज करने का रिस्क क्यों लेगा। मैंने कमेंट में भी ये कई बार कहा है। कल भी मुझे किसी ने कमेंट किया था कि सर मेरी घड़ी में भी सेम प्रॉब्लम आ रहा है, मैंने चाबी जो है वो निकाली थी लेकिन लग नहीं रही है। अब मैंने उसे कहा ये 100 रुपये का काम है, कोई भी इंडिविजुअल वॉच मेकर आपको कर देगा। उसने कहा मेरे आसपास कोई भी वॉच मेकर नहीं है, मैं जो है रिमोट एरिया में रहता हूँ, दूर दराज इलाके में रहता हूँ। मैंने कहा ठीक है, तो फिर खुद करने की अगर कोशिश करोगे और डैमेज हो जाती है मूवमेंट, तो क्या पूरी मूवमेंट को रिप्लेस करने की तैयारी है तुम्हारी, खर्चा कर पाओगे। फिर वो समझ गया। मैंने उसे कहा प्रॉपर ट्रेनिंग चाहिए इसके लिए। मैं तुम्हें कमेंट में जो जवाब दे रहा हूँ वो तुम पढ़ोगे, लेकिन करोगे कैसे, क्योंकि तुम्हारे पास अनुभव नहीं है। तो ये आपको समझना होगा कि जो सेल्फ़ रिपेयर इस तरीके से करने की कोशिश करते हैं, या तो उन्हें प्रॉपर ट्रेनिंग लेनी पड़ती है या फिर उन्हें नुकसान सहन करने की तैयारी रखनी चाहिए। तो बस आज का वीडियो यही था। उम्मीद है आप लोगों को मैंने जो बताया वो आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगता है तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हो, और नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। ऐसे ही बहुत सारे वीडियो आते रहते हैं मेरे चैनल पर। और नए हैं तो प्लेलिस्ट भी जाके चेक कीजिए। मैंने एक प्लेलिस्ट बनाई है जानकारी वाले वीडियो नाम से, ये वीडियो भी उसी में जमा होने वाला है। तो आप वो प्लेलिस्ट देख सकते हो। जो भी बिगिनर भाई है उनके सारे जो सवाल होते हैं कॉमन, उनके जवाब मैंने पहले ही दे रखे हैं। तो बस आज का वीडियो यही था। देखने के लिए थैंक यू। अपना ख्याल रखिए। बाय।